हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 4 जुलाई और आज आपका एसएससी CHSL का एग्ज़ाम था जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 4 जुलाई थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों के एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पता चलता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसकी एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जॉब से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था। तो एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था वह कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। तो कजाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 2023 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो है यह 19वां संस्करण था। वहीं देखें तो इसका जो आयोजन है 9 से लेकर 14 अप्रैल तक कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया था। वहीं देखें तो कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का पदक तालिका के अंतर्गत देखें तो सबसे पहला स्थान पर कजाकिस्तान रहा था, जो कि 7 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल और 9 जो है ब्रांज मेडल जीते था। कुल 20 पदक जो है कजाकिस्तान के द्वारा प्राप्त किया गया था। वहीं देखें तो दूसरे स्थान पर जापान रहा था, जो कि 6 गोल्ड और 4 सिल्वर और 10 ब्रांज और टोटल जो देखा जाए तो 20 जो है मेडल जापान के द्वारा जीता गया था। तीसरे स्थान पर ईरान रहा था, चौथे पर किर्गिस्तान और 5वें पर चीन रहा था। तो इस पदक तालिका को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि पदक तालिका से भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। तो भारत का सबसे साक्षर जो जिला है वह शेरछिप है। तो शेरछिप इसका करेक्ट आंसर होता। शेरछिप जो कि भारत का सबसे साक्षर जिला है। शेरछिप जो कि भारत के मणिपुर राज्य का एक शहर है। वहीं देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो केरल में समग्र साक्षरता एवं और महिला साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है, यानी कि ओवरऑल और महिलाओं में देखा जाए तो सबसे अधिक जो साक्षर है वो केरल राज्य के अंतर्गत आता है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देखें, जबकि लक्षद्वीप जो कि पुरुषों के साक्षरता दर में सबसे अधिक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर जो कि राजस्थान में है, इनकी सबसे कम पुरुषों में साक्षरता दर राजस्थान के अंतर्गत है, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता दर देखा जाए तो बिहार में है। नेक्स्ट, 2000 जनगणना से संबंधित कुछ और प्रमुख फैक्टों को देखें तो 2011 के जनगणना के अनुसार देश की कुल साक्षरता दर जो था वह 74.04%, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14%, महिलाओं का साक्षरता दर 65.46% था। वहीं देखें तो केरल जो कि 93.91% के साथ जो है साक्षरता दर जो कि शीर्ष पर रहा था सभी राज्यों में। नेक्स्ट, 63.8% जो कि बिहार का साक्षरता दर जो कि सबसे अंतिम स्थान पर रहा था बिहार, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का था। वहीं देखें तो मिजोरम जो कि शेरछिप जो है मिजोरम का वह भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जो कि भारत का सबसे कम साक्षर जिला है, यानी कि पूरे भारत में सबसे कम साक्षर जिला जो कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट देखें तो लक्षद्वीप जो कि 91.85% जो कि साक्षरता दर के साथ भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, दादर नगर हवेली जो कि 76.24% साक्षरता दर के साथ जो है यह भारत का कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो तराइन का जो युद्ध लड़ा गया था वह पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तराइन के कुल 2 युद्ध हुए थे। ये दोनों जो युद्ध थे पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, इसका करेक्ट आंसर होता। भाई देखें तो प्रथम जो तराइन का युद्ध था जो कि 1191 में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इसमें जो है इस युद्ध में गौरी की हार होती है। नेक्स्ट देखें तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में होता है, 1 साल के बाद। इसमें जो है गौरी जो कि पूरे शक्ति के साथ जो है पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और इस युद्ध में जो है विजय होता है। यानी कि दूसरे जो युद्ध होता है उसमें गौरी विजय होता है। जैसा कि युद्ध से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो युद्ध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं प्रमुख युद्ध आपको कवर करवा देता हूँ। बाकी जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है तो युद्ध कवर करके जरूर जाइएगा, क्योंकि युद्ध से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं तो डिफरेंट 1 से 2 क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रमुख युद्धों में देखें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 तक चलता है, जो कि इस समय जो गवर्नर थे वह अंग्रेजी गवर्नर बड़े लास्ट थे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह मद्रास की संधि के तहत जो है समाप्त होता है। मद्रास की संधि के तहत जो है प्रथम युद्ध समाप्त होता है। नेक्स्ट द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से लेकर 84 तक चलता है। इसमें जो अंग्रेजी गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है समाप्त वह मंगलोर की संधि के तहत होता है। तो मंगलोर की संधि इसका ध्यान में रखिएगा। मंगलोर की संधि के तहत जो है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से लेकर 92 तक चलता है। इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर थे वह कॉर्नवालिस थे। और इस समय जो तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसकी जो समाप्ति हुआ था वह श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ था। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो जो कि 1799 में होता है, जो कि इस समय लॉर्ड ब्लेजली गवर्नर थे भारत के। और इसी युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हो जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट ये कुछ प्रमुख युद्ध हैं, जैसे कि कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757। सिंध का युद्ध जो कि 712 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। बक्सर का युद्ध 1764। कारगिल का युद्ध 1999। पानीपत का प्रथम युद्ध 1556। खानवा का युद्ध 1527। घाघरा का युद्ध 1529। चौसा का युद्ध 1539। बिलग्राम का युद्ध 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तो इन सभी प्रमुख युद्ध को ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छऊ नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो छऊ नृत्य जो है कुल 3 राज्यों का लोकप्रिय है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे या फिर तीनों दिए गए थे। तो छऊ नृत्य देखा जाए तो उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्यों के अंतर्गत किया जाता है छऊ नृत्य। तो चलिए इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि छऊ नृत्य जो कि एक शास्त्रीय अर्धशास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आता है, जो कि उड़ीसा, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के अंतर्गत किया जाता है। वहीं देखें तो इसके अंतर्गत कुल 3 प्रकार के हैं, जैसे कि पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत किया जाता है। मयूरगंज छऊ जो कि उड़ीसा के अंतर्गत किया जाता है। सरायकेला जो छऊ नृत्य है यह झारखंड के अंतर्गत किया जाता है। वहीं देखें तो तीनों के बीच अंतर देखा जाए तो मूल क्षेत्रों के आधार पर निर्भर करता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देती है? यानी कि भारतीय राज्य में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो वह केरल राज्य है। तो केरल इसका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो केरल जो कि भारत का पहला राज्य है जहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है।
वहीं देखें तो भारत में 75% से अधिक मानसून जो कि 75% से अधिक जो मानसून जो का आगमन जो होता है वह जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतु के कारण ही होता है। यानी कि भारत में 75% जो वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट, केरल का जो पहले आगमन करता है, जबकि पंजाब में सबसे बाद में मानसून अंतिम में प्रवेश करता है। देखें तो मानसून को जो है 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर के दौरान प्रवेश करता है, और उत्तर पूर्व मानसून जो कि अक्टूबर से नवंबर के दौरान प्रवेश करता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है वह तमिलनाडु में किया गया था। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर था। भाई देखें तो तमिलनाडु के अंतर्गत कुल जो है 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। चेन्नई, मदुरई, त्रिचुली और कोयम्बटूर। इन 4 स्थानों पर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। भाई देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो है KE22 जो कि 2024 की मेजबानी की थी। वहीं देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो शुभांकर था वह हिम तेंदुआ था, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में सीन या सन नाम से दिया जाता है। नेक्स्ट देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो है आयोजन मध्य प्रदेश के अंतर्गत किया गया था। तो इन फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रासायनिक उर्वरक की उपयोगिता को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? यानी कि रासायनिक उर्वरक जो उपयोग किया जाता है उसकी उपयोगिता को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो PM प्रणाम योजना जो है इसका करेक्ट आंसर होता। PM प्रणाम योजना जो कि रासायनिक उर्वरक को उपयोगिता को कम करने के लिए चलाया गया था। यह जो योजना था केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान लॉन्च किया गया था। तो इन प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा कि इसको कब लॉन्च भी किया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य के साथ उसके सही बंदरगाह का मिलान करें। तो राज्यों के साथ जो है बंदरगाहों का मिलान करने के लिए आया था। तो जैसे कि आपको मैप में दिखा देता हूँ कौन कौन से बंदरगाह कहाँ पे हैं, आप देख लीजिएगा कि आप मिलान जो है सही कर पाए थे कि नहीं। जैसे कि देखा जाए तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात के अंतर्गत है। भारत में देखा जाए तो मुख्य रूप से कुल 13 ही बंदरगाह हैं, तो आप इनको ध्यान रख के रखिएगा। जैसे कि देखें तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात, बांदीपुर गुजरात, फिर मुंबई जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, उसके बाद मोरमुगाओ जो कि गोवा के अंतर्गत आता है, न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटक के अंतर्गत है, कोचीन केरल के अंतर्गत, तुतीकोरम तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु और एन्नोर तमिलनाडु, काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, हल्दिया जो कि उड़ीसा और कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये सभी जो कि प्रमुख बंदरगाह हैं भारत के। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से राज्य में कौन से पड़ रहे थे। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो राजकोषीय घाटा का जो अर्थ होता है, देखा जाए तो राजकोषीय घाटा को सापेक्षकृत सरकार के घाटे के अधिक व्यय को संकेत के रूप में माना जाता है। इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया था। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं पीछे के शिफ्टों में दोस्तों आपको जो धर्म सुधारक आंदोलन थे वो आपको कवर करवाया था। देखिए आज यहाँ एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो कवर करके जरूर जाइएगा इसे। तो चलिए इन प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि 1867 ईस्वी में जो है केशव चंद्र सेन के प्रयास पर जो है मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। इसके जो प्रमुख जो संस्थापक थे वह आत्माराम पंडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे थे। वहीं देखें तो प्रार्थना समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वह जाति पात का विरोध, पुरुष स्त्रियों की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा जो था, ये सभी जो प्रमुख उद्देश्य जो थे प्रार्थना समाज के थे। नेक्स्ट ये कुछ सभी जो प्रमुख जो है धार्मिक सुधार आंदोलन है। तो चलिए इनको कवर कर लेते हैं। जैसे कि सत्यशोधक समाज जो कि 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में इसकी शुरू किया जाता है। नेक्स्ट ब्राह्मण समाज
ब्रह्म समाज जो कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है कलकत्ता में। ये आत्मा जो समाज होता है ब्रह्म समाज, ये आत्मा समाज जो कि आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट धर्म सभा जो कि 1829 ईस्वी में राधा कांत देव के द्वारा जो है कलकत्ता में स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट तत्व बोधनी सभा जो कि 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाता है। नेक्स्ट देखें तो नामधारी आंदोलन जो कि 1857 में राम सिंह के द्वारा पंजाब में चलाया जाता है। नेक्स्ट राधा स्वामी सत्संग जो कि 1861 में शिव दयाल साहब के द्वारा जो है आगरा में चलाया गया। नेक्स्ट दारुल उलूम जो कि 1866 में हुसैन अहमद के द्वारा देवबंधु में जो है चलाया गया था। स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है दोस्तों, देवबंद में चलाया गया था। नेक्स्ट देखें तो प्रार्थना समाज जो कि 1867 में जो है आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा मुंबई में इसकी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट देखें तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो कि 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जो कि बॉम्बे में इसकी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी जो कि 1875 में ब्लास्टिक ऑल्डकॉट के द्वारा जो है न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट देव समाज जो कि 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया जाता है इनकी शुरुआत। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन जो कि 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ कोलकाता में इसकी शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट भारत सेवक समाज जो कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा मुंबई में इसकी शुरू किया जाता है। नेक्स्ट पूना सेवा सदन जो कि 1909 ईस्वी में रमाबाई रानाडे के द्वारा जो है पूना में इसकी शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट सोशल सर्विसेज लिंग जो कि 1911 ईस्वी में NM जोशी के द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट सेवा समिति जो कि 1934 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया जाता है। तो जितने भी लगभग प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन थे आपको कवर करवा दिया गया है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के संविधान में भाग 4 का ये संबंधित है। तो भारत का संविधान भाग 4 का ये जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 51 के 1 के अंतर्गत कुल जो है 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। वही देखें तो इसमें जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। वहीं देखें तो 11वां मौलिक जो कर्तव्य था 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो चलिए कुछ प्रमुख मौलिक कर्तव्यों को देख लेते हैं। जैसे कि पहला मौलिक कर्तव्य जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, जिसको में पहला जो मौलिक कर्तव्य है वह संविधान को पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान को जो है सम्मान करने की बात करता है। नेक्स्ट 7वां मौलिक जो कर्तव्य है वह प्राकृतिक एवं पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट 9वां मौलिक कर्तव्य जो कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात करता है। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने की बात कही गई है। यानी कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि 0 से जो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। यह जो है 11वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत दिया गया है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय नियोजन में किस अवधि को नियोजन अवकाश कहा जाता है। तो नियोजन जो अवकाश कहा जाता है भारतीय नियोजन के अंतर्गत वह 1966 से 1969 के दौरान कहा जाता है। तो 1966 से 1969 इसका करेक्ट आंसर होता। इसे जो है योजना अवकाश कहते हैं। वहीं देखें तो इस योजना अवकाश के में देखा जाए तो कुल 3 वर्ष तो तक रही थी। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इस अवधारणाओं को जो है योजना अवकाश भी कहा जाता है। और इस योजना का अवकाश का मुख्य कारण जो रहा था वो भारत पाकिस्तान का जो है गंभीर जो युद्ध हुआ था यही इसका कारण था। वही देखें तो देश से निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने जो है रुपये का विमुद्रीकरण किया था। यानी कि इसी समय जो है विमुद्रीकरण एक बार किया गया था भारत सरकार के द्वारा।
नेक्स्ट देखें तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 में इसी समय शुरू हुई थी। तो इन प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जागोई और चुलोमा जो है शास्त्रीय नृत्य के किस शास्त्रीय नृत्य का जो है दो प्रमुख भाग हैं। यानी कि शास्त्रीय नृत्य का ये दो भाग हैं, जागोई और चुलोम। तो ये जो है मणिपुर शास्त्रीय नृत्य का दो भाग हैं। तो मणिपुर जो है शास्त्रीय नृत्य इसका करेक्ट आंसर होता। यानी कि मणिपुर के देखा जाए तो ये दो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत इसी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्यों को देख लेते हैं, जैसे कि शानदार लोक नृत्य नूपा पाला, थांग थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, मणिपुर रासलीला, खम्बा थोईबी, ये सभी जो कि मणिपुर के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट आसाम के प्रमुख लोक नृत्य को देखें तो बिहू, झूमर नृत्य, बरगुम्बा नृत्य, सत्रिय नृत्य, देवधानी और गुमराग और भोरताल, ये सभी जो है असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य देखें तो गैर मारिया, पैंथी, राउत नाच, पंडवानी जो कि मोस्ट फेमस है, एक राउत नाच। इन दोनों को जरूर ध्यान में रखेगा जो कि छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं, पंडवानी एवं राउत। वहीं देखें नेक्स्ट तो बेडामती, कपालिक, भारथरी चरित्र और चंदाननी, ये सभी जो है चंदनानी, ये सभी जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुआ था। तो आत्मनिर्भर भारत योजना जो है 13 मई 2020 को शुरू हुआ था। तो 13 मई 2020 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो कर्नाटक के जो वर्तमान जो राज्यपाल हैं वह थावरचंद गहलोत हैं। तो थावरचंद गहलोत इसका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है, मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल दोनों कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए कुछ प्रमुख फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वह थावरचंद गहलोत हैं एवं कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया हैं। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य को देख लेते हैं। कर्नाटक के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं यक्षगान, जो कि यक्षगान आपको एग्जाम में जो पूछा जा चुका है यक्षगान के बारे में। नेक्स्ट देखें तो हुटारी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लाम्बी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें तो केरल का प्रमुख लोक नृत्यों में तो कथकली जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनीअट्टम ये भी शास्त्रीय नृत्य है, और कुराबारकली, ये सभी जो कि केरल के प्रमुख लोक नृत्यों में से एक है। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।